हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आपको पता होगा मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। तो अगर आप केवीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस आपके लिए एक नया बैच कोर्स लेके आ रहा है जो कि शुरू होने जा रहा है 28 जुलाई से। इस बैच कोर्स में आपको इंडिया के सभी टॉप के एजुकेटर्स मिल जाएंगे जो आपको केवीएस की प्रिपरेशन अच्छे से कराएंगे। तो अगर अभी तक आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ये अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लान है। अगर आप डी डबल एस बी, सुपर डेट, केवीएस या फिर एपीएस जैसे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपका सब्सक्रिप्शन प्लान है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 ईयर या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते समय रेफरल कोड यूज करते हैं ABRG10 तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप इस बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको पता होगा बहुत सारे आपको यूनिक फीचर मिलते हैं अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 10 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। पर्यावरण में भौतिक पर्यावरण भी आता है और पर्यावरण में जैविक पर्यावरण भी आता है, ध्यान रखेंगे। तो पर्यावरण को भौतिक और जैविक इन दोनों भागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भौतिक पर्यावरण जो है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, जलमंडल, वायुमंडल या फिर स्थल मंडल या फिर उपरोक्त सभी। तो भौतिक पर्यावरण को जो है वो उपरोक्त सभी यानी कि जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल इन सब में जो है वो डिवाइड किया गया है, इन सब में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जैविक पर्यावरण है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, वनस्पति पर्यावरण, जंतु पर्यावरण या फिर दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जो वनस्पति पर्यावरण है और जो जंतु पर्यावरण है इन दोनों में विभाजित किया जाता है जैविक पर्यावरण को, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के संघटकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, अजैविक संगठक, जैविक संगठक, ऊर्जा संगठक या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, याद कर लेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि अजैविक संगठक के अंतर्गत कौन कौन से तत्वों को शामिल किया जाता है। तो पर्यावरण का जो अजैविक संगठक है उसके अंतर्गत किन किन तत्वों को शामिल किया जाता है, तो इसका सही आंसर है आपका स्थल, वायु और जल, इन सभी को शामिल किया जाता है अजैविक संगठक के अंतर्गत। तो आपका आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि जैविक संगठक के अंतर्गत कितने तत्वों को शामिल किया जाता है। तो जैविक संगठक यानी कि जो जीवित है और अजैविक जो जीवित नहीं है। तो जैविक संगठक के अंतर्गत आपका जो पेड़ है, पौधे हैं, मनुष्य है, जीव जंतु हैं, ये सभी आ जाएगा। तो ये सभी जैविक संगठक के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, याद रखेंगे। आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा संगठक के अंतर्गत किन तत्वों को शामिल किया जाता है। ऊर्जा संगठक के अंतर्गत किन तत्वों को शामिल किया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। देखो जो सौर ऊर्जा है और जो भूतापी ऊर्जा है ये दोनों ही ऊर्जा संगठक के अंतर्गत हैं, तो इसलिए ध्यान रखेंगे आपका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के अंतर्गत किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो पर्यावरण के अंतर्गत किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग वायुमंडल का भी अध्ययन करते हैं, जलमंडल का भी अध्ययन करते हैं और स्थल मंडल का भी अध्ययन करते हैं। यानी कि आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पर्यावरण के अंतर्गत इन सभी जो है क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण का मनुष्य पर कितने प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरण का मनुष्य पर कितने प्रकार से प्रभाव पड़ता है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मनुष्य पर पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ता है और अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ता है। जो प्रभाव तुरंत दिखाई देता है वो होता है प्रत्यक्ष प्रभाव, और जो काफी लंबे समय के बाद में दिखाई दे वो होता है अप्रत्यक्ष प्रभाव। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था। तो वर्ष 1992 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो में, और रियो डी जेनेरियो जो है ये आपका स्थित है कहां, ब्राजील में, याद कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है यह पारित किया गया था वर्ष 1972 में। आपको पता होगा कि वर्ष 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, और स्टॉकहोम सम्मेलन ये पहला सम्मेलन था जो कि वैश्विक स्तर पे हुआ था, और इसी सम्मेलन के बाद भारत में भी पर्यावरण संरक्षण पर जो है वो ध्यान दिया गया, पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया गया। और उसी के मद्देनजर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित किया गया। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है वन अधिनियम में, तो ध्यान रखेंगे कि आपका जो वन अधिनियम है वो पारित किया गया था 1980 में, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी। तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थापना जो है वो की गई थी वर्ष 1985 में, यानी कि 1985 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा जो गंगा कार्य योजना है, इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1985 में। ठीक है, इसको गंगा एक्शन प्लान भी बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखेंगे गंगा कार्य योजना को। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1985 यानी कि 1985 में। अगला प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? सही आंसर है 1986। देखो पर्यावरण मंत्रालय कब बनाया गया था? 1985 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? याद रखेंगे 1986 में। अगला प्रश्न है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था? तो भारत में कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था? सही आंसर हो जाएगा आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे। और पंचवर्षीय योजना को लागू करने का कार्य जो है वो योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। वर्ष 2015 में योजना आयोग को नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विभाग की स्थापना जो है वो की गई थी 1982 में, 1982 में। अब जैसे कि आपसे पूछा जाए कि अगर बायोडीजल, बायोडीजल किससे प्राप्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोडीजल जो है ये किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि बायोडीजल प्राप्त करते हैं जेट्रोफा से, जिसको हिंदी में रतन ज्योत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना जो है वो की गई थी 1987 में। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे कि भविष्य का जो ईंधन है वो कहा जाता है हाइड्रोजन को। जी हाँ, याद रखेंगे भविष्य का ईंधन किसे बोलते हैं? हाइड्रोजन को। अगला प्रश्न है कि किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद भारत में पर्यावरण संरक्षण को अधिक महत्व प्रदान किया गया था? तो ऐसा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसके बाद में भारत में पर्यावरण संरक्षण को अधिक महत्व प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टॉकहोम सम्मेलन। और स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया था वर्ष 1972 में, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर याद रखेंगे कि पहला सम्मेलन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में अनुच्छेद 48 ए को कब जोड़ा गया था? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है संविधान के अनुच्छेद 48 ए का। तो अनुच्छेद 48 ए को जोड़ा गया था वर्ष 1976 में, यानी कि 1976 में। अगला प्रश्न है कि भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है यह पारित किया गया था वर्ष 1974 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है ये भारत में पारित किया गया था वर्ष 1974 में। और भूमिगत जल के देखो दो प्रमुख प्रदूषक होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर से बता देता हूं। एक होता है आर्सेनिक और एक होता है फ्लोराइड। ये भूमिगत जल के दो मुख्य प्रदूषक होते हैं। तो जो आर्सेनिक है इसकी सबसे अधिक अधिकता है भारत में पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक सबसे अधिक कहां है? पश्चिम बंगाल में। और अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोराइड सबसे अधिक कहां है, तो फ्लोराइड जो है वो सबसे अधिक है बिहार में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था? तो भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है वो पारित किया गया था वर्ष 1981 में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वो है इंदौर, मध्य प्रदेश में है इंदौर। और लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 2002 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो पाई जाती है भूमध्य रेखा के निकट वाले क्षेत्रों में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो भारत में सर्वाधिक जो जैव विविधता है, याद रखेंगे, वो पाई जाती है पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में नई राष्ट्रीय जो जल नीति है इसकी घोषणा की गई थी वर्ष 2002 में, याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पानी पंचायत की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में की गई थी, तो भारत में पानी पंचायत की जो शुरुआत है वो सबसे पहले की गई थी महाराष्ट्र में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि जल संरक्षण के लिए जो टांका का निर्माण है वो किस राज्य में किया जाता है, तो टांका का निर्माण किया जाता है राजस्थान में। घर के आंगन में एक गड्ढा जैसा बनाते हैं जिसमें बारिश का पानी स्टोर करते हैं, तो उसको बोलते हैं टाका। तो टाका का सबसे अधिक निर्माण किया जाता है राजस्थान में और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है कि भारत में नई राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में नई पर्यावरण जो नीति है इसकी घोषणा की गई थी वर्ष 2004 में, याद कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस को मनाए जाने की घोषणा कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा जो है वो की गई थी वर्ष 1972 में, याद रखेंगे। तो 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसी में घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब गया था? तो पहली बार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था वर्ष 1974 में। तो घोषणा तो 1972 में की थी, लेकिन मनाया पहली बार कब गया था? 1974 में। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र कहां स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र कहां स्थित है? सही आंसर है न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र जो है वो स्थित है न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क जो है ये कहां है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहां स्थित है? तो भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहां स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात में। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि भारत में पर्यावरण अध्ययन केंद्र कहां स्थित है? तो पर्यावरण अध्ययन केंद्र जो है वो स्थित है चेन्नई में। देखो पर्यावरण शिक्षा केंद्र और अध्ययन केंद्र सुनने में एक जैसा ही लगता है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है, जबकि पर्यावरण अध्ययन केंद्र चेन्नई में स्थित है। तो इसे भी याद रखिएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।